हेलो एवरीवन, आज है 17 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। देखिए 228 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। कल इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी और काफ़ी इंटरेस्टिंग इनके नतीजे आए थे। बातचीत करेंगे इस वीडियो में उनके नतीजे के बारे में, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि 228 रुपए का शेयर क्या अभी भी वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ता है कि महंगा है, और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर क्या हो सकती है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस अगर देखें तो आज सुबह 230 पे खुला था, बड़ी तेज़ी के साथ खुला था, लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। 227 पे ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 2-2.5% का डिक्लाइन ज़रूर है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा था ये इस लेवल के आसपास अपने आप को मैनेज करने की, क्योंकि लगातार बड़े डिक्लाइन से ये गुजरा ज़रूर है। अगर आप देखोगे तो 21 सितंबर को ये 227 रुपये का शेयर था, आज भी उसी लेवल के आसपास है 20 दिन के बाद भी। अगर बात करी जाए पिछले एक साल की, हालांकि एक साल का तो पुराना इसकी लिस्टिंग भी नहीं है, अभी हाल फिलहाल में शेयर लिस्ट हुआ था और जैसे ही लिस्ट हुआ लगातार गिरावट बनी, क्योंकि सेलिंग प्रेशर बना, क्योंकि कई सारे इंडाइसेस का पार्ट था ये और उनसे इसको हटना भी था। तो पहले गिरा, बाद में जब नीचे के लेवल से बड़ी बड़ी खरीदारी देखने को मिली तो वापस से भाग गया। अब वापस से यहाँ पर डिक्लाइन जो है वो देखने को मिल ज़रूर रहा है, वापस से यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर अब एक सपोर्ट बनना चाहिए, एक बेस बनना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 200 रुपये के आसपास ज़रूर यहाँ पर लग रहा है। लेकिन बात करें नतीजे की तो कुछ इंटरेस्टिंग हुआ यहाँ पर, कुछ इंटरेस्टिंग हो गया यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो इनके अभी जो लास्ट सितंबर क्वार्टर के कल जो नंबर्स आए ना, इनकी इनकम थी 608 करोड़, जो कि बहुत अच्छी है, क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में 414 करोड़ की इनकम थी। तो इनकम में बहुत बड़ा इजाफा कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर देखने को मिला है। इनकम में कह सकते हैं कि 50% का ग्रोथ है वो इनकम में देखने को मिल रहा है। लेकिन सरप्राइजिंगली इनकम से ज़्यादा प्रॉफिट, 755 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। 608 करोड़ की इनकम में 755 करोड़ का मुनाफा कमाया इसने। हालांकि इससे पहले के क्वार्टर में भी इनका जो प्रॉफिट था वो इनकम से ज़्यादा का ही था। 414 करोड़ की इनकम में 427 करोड़ का प्रॉफिट था। तो देखा जाए तो कंपनी जो है वो अपनी इनकम से ज़्यादा का प्रॉफिट कर रही है। रीज़न ये है कि इनके खर्चे बहुत कम है, खर्चे जो है वो इनके बहुत कम है। हालांकि इस क्वार्टर में तो चलो थोड़े भी बढ़े हैं। अगर आप देखोगे तो इस क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर में इनका जो खर्चा है वो तकरीबन 71 करोड़ का रहा। इससे पहले के क्वार्टर में वो जो खर्चा था वो 53-54 करोड़ का था। और इस बार जो खर्चा बढ़ा है वो बढ़ा है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपांस, मतलब कि भैया इन्होंने जो टीम नई बिठाई है, जो टीम पूरी हायर करी है। पहले खर्चा था इनके, मतलब जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी वगैरह का जो खर्चा था वो तकरीबन 11.5 करोड़ का था। अभी वो बढ़ के तकरीबन 31 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुका है। और शायद अगले क्वार्टर में आप इस एम्प्लॉय वाले खर्चे को और ज़्यादा देखोगे यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ता हुआ, क्योंकि धीरे धीरे टीम बड़ी हो रही है इनकी, तो एम्प्लॉय वाले खर्चे यहाँ पर बढ़ेंगे। लेकिन ज़्यादा कैसे हो गया, तो उसका रीज़न यहाँ पर ये है डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड इस बार इनको तकरीबन 218 करोड़ का जो रुपये है वो इन्होंने डिविडेंड से कमाए। इससे पहले के क्वार्टर में ऑलमोस्ट 67 करोड़ रुपए इन्होंने कमाए थे डिविडेंड से, शेयर ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर आप कह लो, तो जो जॉइंट वेंचर है उनसे। तो यहाँ पर देखा जाए तो डिविडेंड से बहुत ज़्यादा पैसा इनको मिल रहा है और ये कंटिन्यू रहेगा आगे भी। तो आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा कि इनके प्रॉफिट जो है वो अच्छे खासे आपको देखने को मिलेंगे और धीरे धीरे ये जो इनकम है ना वो भी बढ़ती हुई नजर आएगी। क्योंकि अब तक क्या था कि भैया देखो, कंपनी जो थी वो उतनी ज़्यादा बड़ी टीम के साथ काम नहीं कर रही थी। आप यहाँ पर एम्प्लॉय बेनिफिट जो एक्सपांस है उसी को आप देख सकते हो कि 3 गुना, मतलब 3 गुना बढ़ा है यहाँ पर, मतलब 3 गुनी बड़ी टीम के साथ कंपनी काम कर रही है। तो जाहिर सी बात है आने वाले टाइम में इनके रेवेन्यू और ज़्यादा बढ़ते हुए आपको नज़र भी आने वाले हैं, जो कि अच्छी बात है, बेहतरीन चीज़ है। अगर जियो फाइनेंशियल्स की तरफ अगर हम नज़र करें इस कंपनी में, तो देखो नंबर्स वाकई में अच्छे हैं, उतने बुरे नहीं हैं। लेकिन हाँ, शेयर में उतना बड़ा मोमेंटम नहीं बना, हालांकि मॉर्निंग में बना ज़रूर था, अभी उतना बड़ा नहीं बना। अगर हम देखें तो जियो जो है वो फाइनेंस बिजनेस में जाने वाला है, असेट मैनेजमेंट वाले में जाने वाला है, ठीक है, इंश्योरेंस वाले में जा रहा है। कई सारी सर्विसेज जो है वो ये प्रोवाइड करवाने वाला है आने वाले टाइम में। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर उम्मीद करेंगे चीज़ें इनके लिए बेहतर होती नजर आए। यहाँ पर जो इनको सबसे बड़ा फायदा हुआ वो डिविडेंड से भी हुआ है। 217 करोड़ रुपए इन्होंने कमाए हैं डिविडेंड से, जो कि बड़ी बात है, काफ़ी बड़ी बात है, जो इनके रेवेन्यू में ऐड्स होते नजर आए। और जहाँ तक बात करिए बिजनेसेस को लेकर, मैं मानता हूँ कि चीज़ें बेहतर होगी। यहाँ पर अगर देखो, ऑन मंडे जियो फाइनेंशियल अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ द फॉर्मर ICICI बैंक एग्जीक्यूटिव
A.R. Ganesh as Group Chief Technology Officer. Ganesh has been associated with ICICI Bank for the past 13 years, where his last role was Chief Information Security Officer. तो यहाँ पर देखा जाए ना तो भैया कंपनी जो है ना वो लगातार बड़े बड़े चेहरों को लेकर आ रही है अपनी टीम में। तो कहीं ना कहीं जब ये सब मिलेंगे जो कि बेहतर चीज़ होगी यहाँ पर। और मैं लंबे समय से कह रहा हूँ कि देखो मुझे असेट मैनेजमेंट और इनका जो इंश्योरेंस वाला बिजनेस है वो मुझे अच्छा लग रहा है। वहाँ पर डेफिनेटली आने वाले टाइम में अच्छे खासे तरीके से कंपनी जो है वो परफॉर्म करती हुई नज़र आ सकती है। इसके अलावा एक और अपडेट आ रही है, वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न से जुड़ी हुई कि भैया म्यूचुअल फंड्स ने अपना स्टेक जो है वो यहाँ पर कम किया है। यहाँ पर जो अभी सितंबर क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें म्यूचुअल फंड की 4.71% की होल्डिंग है एंड ऑफ सितंबर, जो अगस्त में 6.63% के आसपास की थी। और ये जो डेटा है वो कंपाइल किया है प्राइम डेटाबेस ने। यहाँ पर SBI फंड्स की अगर हम बात करें, SBI म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो उनका जो स्टेक पहले 1.38% का था वो घट के 0.20% पर आ गया। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड्स की भी बात करें तो 0.53% से घटकर ये 0.33% पर आ गया। HDFC म्यूचुअल फंड्स ने भी अपनी होल्डिंग को कट डाउन करा है, 0.33 से घटकर 0.19 पर आ गया है। तो ये तीन बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने बिकवाली करी है, बड़ी बिकवाली करी है सितंबर क्वार्टर में। लेकिन दूसरी तरफ कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे भी हैं जिन्होंने खरीदारी भी करी है, जैसे कि इन्वेस्को एंड महिंद्रा मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड्स ने अपना स्टेक बढ़ाया है। पहले 0.05% था, अभी बढ़ाकर 0.10% करा है। जबकि क्वांट म्यूचुअल फंड की बात करें तो उन्होंने भी 1.07 से बढ़ाकर 1.10 पर अपनी जो स्टेक है उसको लेकर गए हैं, जो कि देखा जाए तो अच्छी बात है। लेकिन फिर भी बड़े बड़े ने काफ़ी बड़ी बिकवाली यहाँ पर करी हुई है और जो खरीदारी हुई वो काफ़ी कम यहाँ पर हुई है। लेकिन हाँ, अभी भी कई सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनका डेटा अभी आया नहीं है और मुझे लगता है कि उनमें से मोतीलाल ओसवाल की सबसे बड़ी क्वांटिटी हमने खरीदारी में देखी ज़रूर है। जियो फाइनेंशियल्स को लेकर अगर बात करी जाए कंपनी में तो देखो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का है, 1,42,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। और अच्छी बात है कि देखो डेट इनके ऊपर बहुत कम है, डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पर 0.01% के आसपास का है। और जहाँ तक नंबर्स देखें तो काफ़ी अच्छा नंबर है। हालांकि डिविडेंड इन्होंने अनाउंस नहीं किया है और देखो अभी नहीं करेंगे, वो शायद अगले साल करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर क्योंकि ऑलरेडी अच्छा खासा पैसा जो है वो छाप रहे हैं। हालांकि रिलायंस जो है वो उतना भारी भरकम डिविडेंड कभी नहीं पे करता है। जो इनकी खुद की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है उनके जो डिविडेंड है वो 6 रुपये 7 रुपये के हैं, वो भी अभी बढ़ाए हैं, ठीक है, पहले तो और भी कम थे। तो डिविडेंड उतना ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं इनके और उम्मीद करता हूँ मैं कि आगे भी इसी तरीके की चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती रहे। और देखो मैंने पहले भी कहा था कि हम इतने समय से ये सुन रहे हैं कि इस इंडेक्स से इसको हटाया गया, यहाँ से इसको हटाया गया, ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में अब आप ये सुनोगे कि इस क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट्स आए, अगले क्वार्टर में और अच्छे रिजल्ट्स परफॉर्म करेगा ये, उसके बाद के क्वार्टर में और अच्छे रिजल्ट्स ये दिखाएगा। और साथ में खबरें ये भी आएगी कि इस इंडेक्स फंड में इसको रखा गया, इस फंड में इसको रखा गया, एंट्री मिली इसको, तब जो इनफ्लो बढ़ जाएगा यहाँ पर। तो उस चीज़ के बारे में याद रखिएगा क्योंकि NBFC सेक्टर की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है और इस कंपनी को लगातार इंडाइसिस से बाहर नहीं रख सकते, ठीक है। नई कंपनी थी तो बाहर रखा ज़रूर, लेकिन मुझे लगता है कि जनवरी फरवरी से हम ये खबरें सुनेंगे कि इस इंडाइसिस का पार्ट होने वाला है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, और ये डेफिनेटली होगा। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर, ख़राब नहीं है। और अगेन मैं कहूँगा कि देखो बाय ऑन डिप्स के मौके ढूंढने चाहिए। हर 5% के डिक्लाइन पर धीरे धीरे ऐड करने के मौके जो है वो आप यहाँ पर ढूंढ सकते हैं, लेकिन आपको जो नज़रिया है वो कम से कम यहाँ से 1.5-2 साल का होना चाहिए। 1-2 महीने का है तो मत आइएगा यहाँ पर, ये मेरा मानना है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ, कि वही लोग हैं जो बाजार में बड़ा गेम खेलते हैं। इनके पोर्टफोलियो में आपको ज़्यादातर स्मॉल कैप और मिड कैप भी देखने को मिलेंगे। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो। जो नतीजे आए हैं उसके बारे में भी आप क्या सोचते हैं वो भी मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा। थैंक यू।